हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम लोग 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चैप्टर शुरू करने वाले हैं। एक्चुअली आप ये मान लो कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है। जब आप 10th क्लास से 11th क्लास मूव करते हो तो देखो केमिस्ट्री की ना शक्ल ही बदल जाती है, बिल्कुल अलग हो जाता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो चुका होता है। तो आप ये समझें कि एक्चुअली अगर आपको केमिस्ट्री से डील करना है, ठीक, तो सबसे पहले तो आपको उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। मुझे पता है आपने 9th क्लास 8th क्लास 10th क्लास में थोड़ी बहुत चीजें, मोल, एटॉमिक स्ट्रक्चर है ना, मोल क्या होता है, कैसे मोल्स कैलकुलेट करते हैं, आप में से कई लोगों को चीजें आती होगी, कई लोगों को शायद नहीं आती हो। ठीक है, ऐसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ चीजें आपने पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी, तो ये सभी चीजें आप बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हो। तो छोटे छोटे फॉर्मूले आपने सीखे हैं, उनके एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस अब आप क्या करने वाले हो, यहां पर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ें। ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री की तीनों ही ब्रांच फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर काम में आती है। अभी तक तो आप सिर्फ साइंस में केमिस्ट्री पढ़ते थे, अब केमिस्ट्री की भी 3 ब्रांच है। एक फिजिकल केमिस्ट्री है जहां पर आप मेनली न्यूमेरिकल पार्ट से डील करते हो, फिर इनऑर्गेनिक है और फिर ऑर्गेनिक है। तो हर जगह पर आपका ये चैप्टर बेस है, ये काम में आएगा ही आएगा। तो छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हैं। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जो सबसे स्ट्रांग पार्ट होता है उस प्रिपरेशन के लिए वो होते हैं आपके बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन से डील कर सकते हो, किसी भी सिचुएशन से डील कर सकते हो। तो आप अपना ये टारगेट लेकर चलें कि सबसे पहले मैं जो आपको टर्म्स यहां पर सिखा रहा हूं, वो टर्म्स का आपको मतलब खुद को समझ में आना चाहिए। मतलब क्या आप खुद को उसी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कि आपको जो लाइन लिखी गई है उसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस, एक्चुअल मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए। तभी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। सही है, चलिए तो शुरू करते हैं अपने चैप्टर के साथ। और देखो, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि मैटर क्या होती है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि मैटर क्या होता है, मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। 5 फेजेस होती है टोटल, मेनली हमारे पास 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम फालतू चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम की चीजें डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टर्म जो हमें यहाँ पे सीखना है, देखो हमने एक चीज सीखी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने बताया था कि भाई एटम क्या होता है, इंडिविजिबल होता है। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं आपके पास। तो उस चीजों से के थ्रू डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के बाद में आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, दैट वाज रिलेटिव एटॉमिक मास। जो मेरा सबसे पहला टर्म है जो एक्चुअली मेरे काम में भी आने वाला है, मैं उसी टर्म से शुरू कर रहा हूं, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, क्या इसकी जरूरत पड़ी और क्यों हम इसे यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले ये सीखते हैं कैसे, क्या जरूरत पड़ी रिलेटिव एटॉमिक मास की, कैसे रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां पर देखनी होगी। तो आप समझें कि रिलेटिव एटॉमिक मास का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, हम बात करें जब केमिस्ट्री सिर्फ इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम पर आपके पास ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं था जो छोटे छोटे एटम्स, एटम्स मतलब जैसे आपके पास एक कार्बन एटम हो गया, या एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक प्रोटॉन हो गया, आप कभी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि हमारे पास इसकी मशीन नहीं थी कि हम इतने छोटे पार्टिकल्स, आप जानते हो एटम बहुत छोटा होता है, आप उसे देख भी नहीं सकते हो। सो ऐसे पार्टिकल्स का मास पता करने की हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। तो हमने एक जुगाड़ टेक्निक सीखी, एक जुगाड़ लगाया साइंटिस्ट ने, और वो कैसे लगाया उसके लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ मूव करते हैं। देखो, हो सकता है आपसे कई लोगों ने पढ़ा हो कि 1 किलोग्राम, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 किलोग्राम का मतलब क्या है, तो आप सभी जानते हैं 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, मास। सब लोग बोलते हैं मास होता है 1 किलोग्राम। हाँ बिल्कुल, मास ही होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसका मास होता है, ये 1 किलोग्राम नाम कहां से आया। तो देखो, साइंटिस्ट ने क्या किया, जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिलेंडर लिया था। ठीक है, ये अगर आप लोगों को पता हो कि प्लेटिनम इरिडियम की अलॉय का ये एक सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के रिस्पेक्ट में दुनिया की सारी चीजों का मास पता किया जाता है। देखें कैसे पता किया जाता है, आप समझना। जैसे मान लो मैंने एक सिलेंडर, मैंने इसको स्टैंडर्ड बना लिया कि मेरा स्टैंडर्ड है आज के बाद। अब मुझे अगर इस दुनिया की किसी भी चीज का मास निकालना है तो मैं उसे किससे कंपेयर करूंगा, इस सिलेंडर के मास से कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब कैसे कंपेयर करते हैं, बड़ा ही आसान है भाई। मान लो मेरे पास ये एक वेट बैलेंस है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट को समझने की कोशिश करना, ये क्या है, ये आपको इससे बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो मान लो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है ए, एक बॉक्स है ए, आपको इस बॉक्स का मास पता करना है। तो बताओ आपके पास स्टैंडर्ड कौन है, ये सिलेंडर। ऐसे बहुत सारे सिलेंडर्स आपके पास रखे हुए हैं मान लो। ठीक है, तब आप क्या करोगे, ए को
इधर रखोगे और यहां पे आप इन सिलेंडर्स को रखना शुरू करोगे। ठीक है, तो मान लो ऐसे 10 सिलेंडर मुझे यहां पर रखने पड़े। कितने रखने पड़े? 10 सिलेंडर। तो अब बताओ 10 सिलेंडर रखने पर अगर दोनों बराबर हो चुके हैं तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि भाई जो आपका ऑब्जेक्ट है ए, मास ऑफ ए, वो क्या हो चुका होगा? दैट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। बोलो क्या ऐसा होगा? जो ऑब्जेक्ट ए का मास है वो सिलेंडर के मास का 10 टाइम्स होगा, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां पर कितने सिलेंडर चाहिए? 10 सिलेंडर चाहिए। कितने सिलेंडर चाहिए? यू नीड 10 सिलेंडर्स, ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाए, आपके पास बैलेंस हो जाए। तो मास ऑफ ए कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पे ऑब्जेक्ट बदल के रख दिया बी। बी ए से भी भारी था। मान लो बी को बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पर 25 सिलेंडर्स चाहिए होंगे। तो बताओ अब मैं क्या लिख सकता हूं कि मेरे पास जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी है उसका मास कितना हो जाएगा? 20 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। बोलो होगा? इसी तरह कोई और ऑब्जेक्ट होगा सी, अगर मैं उसका मास निकालूंगा तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी क्या हो जाएगा? वो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी। लेट्स से उसके लिए आपको 50 सिलेंडर चाहिए थे, सो 50 इंटू क्या बन जाएगा? मास ऑफ सिलेंडर। इस तरह से मुझे दुनिया की अगर किसी भी चीज का मास पता करना है तो मैं उसके मास को क्या करूंगा? इस सिलेंडर के मास से कंपेयर कर लूंगा और देख लूंगा कि वो ऑब्जेक्ट सिलेंडर के मास से कितना हैवी है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी बेसिस पर हमने क्या किया? रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया। अब रिलेटिव एटॉमिक मास में डिफाइन करने चलूं उससे पहले मैं आपके सामने डिफाइन करता हूं। देखो एटॉमिक मास को, एटॉमिक मास। ठीक, तो एटॉमिक मास अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलें तो हम सिंपली इसको बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एक एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक मास बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन अब सोचने की बात यह है कि मैंने आपसे जैसे बताया हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं था जो एक एटम का मास कैलकुलेट कर सके। मतलब इस तरह से आपको एक एटम का मास कैलकुलेट करके बता दे, ऐसा आपके पास कोई डिवाइस नहीं था उस टाइम पर। तो फिर क्या करें? हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं तो हम एक एटम का मास कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया? एक स्टैंडर्ड बनाया। क्या बनाया? एक स्टैंडर्ड। जैसे हमने यहां पर स्टैंडर्ड बनाया ना, वैसे हमने यहां पर भी स्टैंडर्ड बनाया। वो स्टैंडर्ड क्या है आपको मैं बताता हूं थोड़ी देर में, लेकिन एक बार दोबारा से वापस यहां पर आते हैं। अब आप देखो, दुनिया की किसी भी चीज का मास आप इस सिलेंडर के मास की फॉर्म में लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? तब आप क्या करोगे? देखो, आपने बोला मास ऑफ ए 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सिलेंडर। अब या तो आप बार बार मास ऑफ सिलेंडर लिखते रहो या फिर इसे क्या बना दो? एक यूनिट बना दो। तो मैंने कहा कि भाई आज के बाद इस सिलेंडर के मास को 1 किलोग्राम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? 1 किलोग्राम। अगर आप ध्यान दें, मैंने इसको 1 ही क्यों लिया है? चाहता तो मैं इसे 2 किलो भी बोल सकता था, 3 किलो बोल सकता था। अगर मैं इसे 2 kg बोलता तो देखो इसका मास 20 kg आ जाता। मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, वैल्यू इंटैक्ट नहीं रहती। तो हम जब भी यूनिट बनाते हैं हम कोशिश करते हैं कि उस यूनिट की वैल्यू कितनी रहे? 1, ताकि वैल्यू क्या रहे? आपकी इंटैक्ट रहे, वो चेंज ना हो। इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं कि यूनिट का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो 1 आ जाए। तो हमारा क्या होगा? जो ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तब आप देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए हम कितना लिख सकते हैं? 10 किलोग्राम। बताओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी हम कितना लिख सकते हैं? 20 किलोग्राम। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट सी हम कितना लिख सकते हैं? 50 किलोग्राम। कितना लिख सकते हैं? 50 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारी यूनिट बनी जिसके हम मास की यूनिट बोलते हैं। कि भाई आपने क्या किया? एक स्टैंडर्ड बना लिया, उस स्टैंडर्ड से कंपेयर किया तो आप एक ऑब्जेक्ट का मास बता पा रहे हो और उसे आपने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और यूनिट में कन्वर्ट करते टाइम आपने एक ध्यान रखी चीज कि उस यूनिट की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। एग्जैक्टली यही किया जब हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना था। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं जो मुझे एक एटम का मास बता सके। तो हमने क्या किया? हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनाई। आई होप आप सभी जानते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है। तो देखें, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक, तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जिससे कंपेयर करके हम गिवन एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इनको एज सच वीक बैलेंस पे तो रख नहीं सकते, तो इनके लिए केमिकल मेथड्स होते हैं जिनसे हम वैल्यूज कंपेयर करते हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि कैसे कंपेयर करते हैं, आपको फोकस करना है रिजल्ट्स पे। तो साइंटिस्ट ने रिएक्शंस के थ्रू
इस वैल्यू से कंपेयर किया एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को, तो उनके पास कुछ वैल्यूज आई, ध्यान से देखना। तो उन्होंने लिखा कि भाई अगर आपको मान लो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखना है, तो उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन एटम के मास को इस वैल्यू से कंपेयर किया, तो उनको मिला रिजल्ट कि ये वैल्यू जो है मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम जो है वो 14 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू है। दिस वैल्यू कौन सी, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक, जैसे हमने सिलेंडर को स्टैंडर्ड मान लिया था, उन्होंने इस वैल्यू को स्टैंडर्ड मान लिया। अच्छा, इससे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज किया जाता था, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से सभी मास इंटीजर में नहीं आ रहे थे। कार्बन को यूज करने पर मैक्सिमम एटॉमिक मासेस इंटीग्रल वैल्यूज देते हैं, इसलिए इसी को स्टैंडर्ड बनाया गया। और अब एटॉमिक मास पता करने के लिए हम सब कुछ इसी से कंपेयर करते हैं। तो देखो, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम जो था, वन नाइट्रोजन एटम, वो कितना आ गया, 14 टाइम्स। ऐसे ही जब आपने ऑक्सीजन के लिए कंपेयर किया तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना आ गया था, 16 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। इसी तरह से मान लो आप ऑक्सीजन की लेट्स से सल्फर यूज कर रहे हो, वन सल्फर एटम, तो उसका मास कितना आ गया, उसका मास आ गया 32 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो इस तरह से उन्होंने कवर करना शुरू किया, कंपेयर करना शुरू किया, तो उनके पास ये रिलेशंस आना शुरू हो गए, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सिलेंडर का मास लेने पर आ रहे थे। अब या तो मैं क्या करता रहूं, हर एटम का मास इसी वैल्यू से कंपेयर करता रहूं, या फिर मैं इसे एक यूनिट बना दूं। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसे एक यूनिट बना दिया जाए, और उन्होंने इस यूनिट का नाम रखा AMU। क्या रखा, AMU। अब देखो, ये वैल्यू बन गई 1 AMU। मैंने आपको सिखाया था ना, कोशिश हम ये करते हैं कि यूनिट की वैल्यू 1 आए। तो उसका आइडिया क्या था कि मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम है, उसके मास नंबर के आसपास आएगा 12, तो 12/12 कितना हो जाएगा, 1। तो आपको यूनिट मिल जाएगी 1, क्योंकि उस टाइम पर आपके पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं था जिससे आप कार्बन 12 के एक एटम का मास पता कर पाओ। अभी आपको इसी को स्टैंडर्ड मान के चलना है। आज तो हम पता कर सकते हैं, अभी यूज भी करेंगे, बट हम चल रहे हैं इतिहास में, पुराने समय में जब ये सब चीजें इवॉल्व हो रही थी। तो अब आप देखो, अगर मैं इसको 1 AMU बोल दूं तो मुझे नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास कितना मिल जाएगा, 14 AMU। कितना मिलेगा, 14 AMU। अगर इस यूनिट को यूज कर लूं तो बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना मिल जाएगा, 16 AMU। और उसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास मुझे कितना मिल जाएगा, 32 AMU। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि कैसे हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू ली और उसके बेसिस पर कैसे हमने एक एक एटम के मास को कैलकुलेट करना शुरू किया। तो अब अगर मुझसे कोई कहता है, जो काम की चीज है, जो आपको ध्यान रखनी है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम अगर मैंने आपसे बोल दिया तो वो कितना होगा, 14 AMU होगा। अभी मेरे पास AMU की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये AMU है। जिस दिन मुझे कार्बन 12 के एक एटम का मास पता लग गया, मैं उसे यहां रख दूंगा और मुझे AMU की वैल्यू भी मिल जाएगी। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, चिंता बिल्कुल ना करें। हो सकता है वैसे कई लोग जानते भी हो, बट हाल फिलहाल आपको सबसे पहले ये आइडिया लेना है कि किस तरह से हम यूनिट्स बनाते हैं। तो मैंने आपको सिखाया, हमने आर्बिट्रली एक सिलेंडर के मास को 1 kg मान लिया, और फिर दुनिया की जिस भी चीज का एटॉमिक मास, जिसका भी मास पता करना था, मैं उसे सिलेंडर के मास से कंपेयर करता गया। कंपेयर करने पर जो वैल्यू मिलती गई वो मुझे उस ऑब्जेक्ट का मास देती जाएगी, और इस तरह से 1 kg यूनिट एग्जिस्टेंस में आई। सेम इसी तरह मैंने 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम को अपना स्टैंडर्ड माना, और उसके बेसिस पर मैंने एटॉमिक मासेस को डिफाइन करना शुरू किया। तो मेरे पास वैल्यूज आई कि नाइट्रोजन के एक एटम का मास 14 AMU होगा, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU होगा, और सल्फर के एक एटम का मास 32 AMU होगा। बोलो यहां तक कहानी समझ में आती है? चलिए, ये तो वह एटॉमिक मास है। आप देख सकते हो कि एक्चुअली जो एटॉमिक मास है ये इस वैल्यू के रिलेटिव डिफाइंड है, इसके रिलेटिव। तो एक्चुअली हम इसको एटॉमिक मास नहीं बोलकर क्या बोला करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। हाँ, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझ में आना जरूरी था। ठीक है, चलिए अब वहां पे बाद में चलते हैं, फिर से आते हैं नॉर्मल लैंग्वेज पे। आप सीखोगे इसलिए बोल रहा हूं, ये आपको आता है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कैलकुलेट मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी, बताओ क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो, मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी की? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप क्या करोगे, मास ऑफ ए लोगे, कितना है 10 kg। मास ऑफ बी लोगे, वो कितना है 20 kg। देखो डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। बताओ क्या इसकी कोई यूनिट होगी? हाँ, नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि केजी से केजी क्या हो चुका है, कैंसिल। तो ये क्वांटिटी क्या है, यूनिटलेस है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हमने मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकाला है,
अच्छा, इसको तो आपको लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो मैं इसको एक बार के लिए हटा रहा हूं। अगर मैं आपसे बोल दूं उल्टा, मतलब मैं आपसे बोल दूं मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो बताओ मास ऑफ बी रिलेटिव टू ए कितना होगा। तो अब आप देखो किसके रिलेटिव निकाल रहे हो, ए के रिलेटिव। तो मास ऑफ बी कितना था, 20 kg। अब आप जिसके रिलेटिव निकाल रहे हो उससे डिवाइड करोगे, और अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अगेन ये क्वांटिटी भी कैसी होगी, यूनिटलेस होगी। तो यहां से हमें दो चीजें सीखने को मिल रही है, जिसके रिलेटिव निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं, और ये जो रिलेटिव वैल्यू आती है ये हमेशा कैसी होती है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। समझ में आ रही है आपको बात। तो दो चीजों से अब हम क्या कर सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन कर सकते हैं। देखें, आपको जिसके रिलेटिव निकालना है उस वैल्यू से डिवाइड करना होगा। तो भाई हम तो सब कुछ इसके रिलेटिव निकाल रहे हैं, तो अगर हम किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो हमें कुछ भी नहीं करना, उस एलिमेंट के एक एटम का मास लिखना है। मास ऑफ वन एटम, ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बना रहा हूं आपके सामने, ये आपको रटना नहीं, आपको खुद को बनाना आना चाहिए। ध्यान दें, जिस एलिमेंट का मैं रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना चाहता हूं, मैं उसके एक एटम का मास लूंगा। कितने एटम का मास लूंगा, एक एटम का। तो देखो यही किया मैंने, मुझे मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी निकालना था, तो ऊपर मैंने लिखा मास ऑफ ए। तो मुझे एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, किसके रिलेटिव है, हाँ 1/12 के, है ना। तो आप उस वैल्यू से इसको डिवाइड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो कई बार इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं, और कई लोग कर ही नहीं पाते क्योंकि उनको ये फॉर्मूला लिखना है, बनाना आता ही नहीं, याद ही नहीं रहता है। तो याद नहीं रखना, समझना है। स्टैंडर्ड वैल्यू आप अच्छे से जानते हो, बचपन से पढ़ते हो। तो जिस एटम का एटॉमिक मास निकालना है रिलेटिव, उसको आप 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम से डिवाइड कर दो। तो ये मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला बन गया टू कैलकुलेट रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, और क्योंकि एक रिलेटिव वैल्यू है, बताओ ये कैसे आना चाहिए, ये यूनिटलेस आना चाहिए। तो आएगा या नहीं आएगा वो हम लोग यहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो आपके पास ये वैल्यूज हैं, मास ऑफ वन नाइट्रोजन, मास ऑफ वन ऑक्सीजन। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं, मान लो मैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना चाहता हूं। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। सही है, और इससे कैसे डिवाइड कर दूंगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। सही है, अभी आप देखो, इसको तो हटा देता हूं मैं, अब इन सब की जरूरत नहीं मुझे, मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम देखें मेन कंटेंट के ऊपर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, अरे ये रहा, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम जो होता है वो तो कितना होता है, 14 टाइम्स ऑफ 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम होता है ना। अच्छा, आप इसको डिवाइड भी तो इसी वैल्यू से कर रहे हो, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको 1 AMU बोला था और इसको भी 1 AMU बोला था ना। लोहिया, इसका मतलब AMU से AMU कैंसिल, तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ कितना आ जाएगा, 14। और ऑब्वियसली ये क्वांटिटी कैसी होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो आपके पास दो टर्म आ गए, एक 14 AMU और एक 14। आपको इनका मतलब समझ में आना चाहिए। 14 AMU क्या है, 14 AMU एक नाइट्रोजन एटम का मास है, और 14 क्या है, हाँ वो नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। सेम ऐसे देखो, अगर मैं लिखना चाहूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, हाँ तो वो कितना आ जाएगा, 16। अगर मैं लिखना चाहूं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, तो बताओ वो कितना आ जाएगा, 32। ठीक है, तो ये हुई बात कि क्या एटॉमिक मास और क्या रिलेटिव एटॉमिक मास होता है और कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं। अब जो याद रखने वाली बात है वो सिर्फ इतनी है, जैसे मान लो मैं नाइट्रोजन ही ले लिया, किसी भी एलिमेंट के लिए आप दो तरह की वैल्यूज डिफाइन कर सकते हो। एक आप लिखोगे 14 AMU और एक आप लिखोगे सिर्फ 14। तो ये 14 AMU क्या है, सॉरी 14 AMU क्या है, हाँ 14 AMU आप एटॉमिक मास बोल सकते हो, रादर एटॉमिक मास मत बोलो, आप इसे बोलो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम। क्या बोलोगे, मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम।
और 14 को क्या बोलोगे आप? दिस विल बी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि जहां 14 AMU लिखा है उसका मतलब क्या है, और जहां सिर्फ 14 लिखा है नाइट्रोजन के लिए उसका मतलब क्या है। तो अगर 14 AMU लिखा है तो वो नाइट्रोजन के एक एटम के मास को दिखा रहा होगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल बना लें इसको, अगर कभी भी कोई वैल्यू AMU में लिखी गई है तो वो उसके एक एटम के मास को दिखा रही होगी। सिमिलरली ऑक्सीजन के लिखूं तो 16 AMU ऑक्सीजन के एक एटम का मास होगा और 16 ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा।